Hi guys, I'm Kranti Sambhav. Welcome to Time Drive. Today we have this new Tata Harrier जिसमें दो बहुत ही अहम चेंजेस हुए हैं। अहम इस वजह से क्योंकि एक उसमें मैंडेटरी था, ज़रूरी था वो चेंज, और दूसरा चेंज ऐसा जो ज़रूरी था इस प्रोडक्ट के सक्सेस के लिए। ये है BS6 इंजन से लैस Harrier 2020 जिसमें अब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला ऑप्शन भी आ गया है। ये स्टोरी है उसी के बारे में। लेट्स सी। अब इस हैरियर में अगर आप बात करें लुक्स में क्या चेंजेस हैं, जो कि हम ट्रेडिशनली हर स्टोरी को उसी से शुरू करते हैं, वहाँ पर कोई चेंज आपको नज़र नहीं आएगा बिकॉज इंजन में तब्दीली है। और वो अहम तब्दीली ये है कि BS6 तो है ही, साथ में इसका पावर आउटपुट अब 170 PS है, यानी अराउंड 168 bhp का पावर आउटपुट है इस क्रायोटेक का इंजन से। और वो मुझे लगता है कि काफ़ी एंथुसियास्ट को खुश करने वाला है। उसका परफॉर्मेंस हम आगे जांचेंगे, लेकिन उसके अलावा जो चेंजेस हैं उसमें एक चेंज कॉस्मेटिक तरीके से अगर देखें तो वहाँ आप नज़र आ सकते हैं इस डायमंड कट अलॉय व्हील्स के ऊपर। जो 17 इंच के ये अलॉय व्हील्स हैं, इसका शेप, इसका डिज़ाइन आपको अलग लगेगा। एक और चेंज जो बाहर आप शायद नोटिस कर सकते हैं वो हैं ORVMs जो थोड़े कॉम्पैक्ट आपको पहले से नज़र आएंगे। साइज़ पहले जो था वो काफ़ी चंकी सा बड़ा सा साइज़ था और उस हिसाब से इसको कॉम्पैक्ट कंपनी ने किया है। और वो एक तरह से जो नॉर्म्स होते हैं BS6 वाले उस हिसाब से भी हैं, प्लस अब पहले से ज़्यादा शार्प डिज़ाइन के हिसाब से एरोडायनेमिक लग रहा है। एक और चेंज जो आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट देखने को मिलेगा वो है ये पावर्ड सीट। 6 तरीके से इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, सीट को आगे पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे इसकी हाइट को कर सकते हैं, प्लस बैक रेस्ट के लिए आपके पास एक और लिवर है जिससे आगे पीछे ये पावर्ड सीट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। स्टीयरिंग व्हील वही जाना पहचाना पुराना आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर ऑडियो के कंट्रोल्स आपको लेफ़्ट साइड में मिल रहे हैं। अलग अलग मोड में जाने के लिए एक स्विच है। वहीं राइट साइड में आप क्रूज़ कंट्रोल के बटन्स देख पा रहे हैं। वहीं अगर इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर नज़र डालें तो वहाँ पर एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। स्पीडोमीटर आपका एनालॉग है। इसके अलावा लेफ़्ट साइड में स्क्रीन है जहाँ डिस्टेंस टू एम्प्टी से लेकर टाइकोमीटर, फ्यूल गेज, ओडोमीटर, ये सभी इन्फॉर्मेशन लेफ़्ट साइड में आपको देखने को मिलेंगे। प्लस जो AV में ऑडियो का जो भी डिस्प्ले है उसका इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फ़िलहाल यहाँ पर FM का डिस्प्ले मुझे दिखा रहा है बिकॉज़ यहाँ स्क्रीन में FM ही फ़िलहाल ट्यून्ड है। और ये स्क्रीन अब बहुत सारे कार्स में हम अगर देखें उस हिसाब से स्क्रीन थोड़ा छोटा लग रहा है। 8 इंच के आसपास का स्क्रीन है। और फ्लोटिंग जो स्क्रीन डिज़ाइन है इसका पहले भी आकर्षक का ये डिज़ाइन लगता था, अभी भी लगता है। प्लस वुडन फिनिश जो पीछे दिया गया है वो इसे काफ़ी प्रीमियम भी बनाता है। और जिस तरीके से ये डल मेटालिक हाइलाइट्स या बीच में एक हिस्सा वो भी दिया गया है, वो इसे काफ़ी चंकी SUV टाइप की फ़ील भी देता है। और वही फील आपको यहाँ बीच वाले पैनल पे इस ग्रिप के साथ भी देखने को मिलेगा। जिस तरीके से बीच में गियर शिफ्ट वाला पूरा पैनल है उसके बारे में मैं आगे बताऊँगा, लेकिन यहाँ इस स्क्रीन में वही ब्लैक पियानो फिनिश आपको देखने को मिलेगी। एक चेंज जो इनसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा वो है ये रियरव्यू मिरर जो ऑटो डिमिंग फीचर के साथ अब आ रहा है। तो इस फीचर से अगर बहुत ज़्यादा आप इंप्रेस नहीं रहे तो एक और फीचर आपको बताता हूँ जो इससे भी ऊपर है, यानी सनरूफ। कंपनी इज क्लेमिंग ये अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा वाइड सनरूफ ये आप नए हैरियर में आपको देखने को मिलेगा जो इसमें दिया गया है। अभी भी बहुत ज़्यादा मैं कन्विंस नहीं हूँ इस फीचर के लिए, लेकिन बहुत सारे कस्टमर्स के लिए बहुत ही ख़ास ही डिमांड रहती है तो कंपनी ने उसे इसमें फिट किया है। और 3 अलग अलग ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। यहाँ पर जो बटन्स हैं जिसमें आप इस ब्लाइंड को बंद कर सकते हैं, सनरूफ को केवल खोल सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, या पूरा सनरूफ बंद कर सकते हैं, या दोनों को एक साथ खोल या बंद कर सकते हैं, ब्लाइंड और सनरूफ को। ये कहाँ तक जाता है वो आपको हम दिखाते हैं। काफ़ी ठीक ठाक साइज़ इस सनरूफ का, इवन जो ओपन एरिया है वो भी मैं कहूँगा कि काफ़ी ठीक ठाक साइज़ है। एंड कस्टमर्स हु आर लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ फीचर, आई एम श्योर दे विल बी इम्प्रेस्ड। एक चेंज जो लास्ट स्टोरी अगर आपको याद है हमने वो फीडबैक दिया था, जो USB के पॉइंट थे यहाँ पर और जो ऑक्सिन वो काफ़ी अंदर जाके इस पैनल में था, अब कंपनी ने उसे थोड़ा बाहर
किया है, सो दैट मेक्स इट मोर फंक्शनल, प्रैक्टिकल, ईजी टू यूज़। यहाँ पर USB का जो पॉइंट था, उसके नीचे अगर आप देखें टेरेन सेलेक्टर है, अलग अलग टेरेन में ड्राइव करने के लिए ये आपको यहाँ पर ये लेवर दिया गया है। ये मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वर्जन है जो पहले भी था, और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। इन दोनों के परफॉर्मेंस के बारे में बाद में बात करूँगा, बिकॉज रिफाइनमेंट के ऊपर भी कंपनी ने काम किया है जैसा कंपनी कह रही थी। एक फीचर जो मैं उम्मीद कर रहा था, या अभी भी उम्मीद कर रहा हूँ कि कंपनी आने वाले डिज़ाइन में शायद थोड़े चेंजेस करे, काफ़ी ज़्यादा बड़ा ये आपको जो हैंड ब्रेक का लीवर देखने को मिलता है। नॉट बिग फैन ऑफ दिस डिज़ाइन। ये चीज़ अगर अभी बदलती तो शायद और मैं इम्प्रेस होता है। खैर, यहाँ पर पीछे कप होल्डर्स, सामान रखने के लिए आपको जगह है। वहाँ जो आर्मरेस्ट के नीचे जो जगह है वहाँ पे भी आपको USB मिल रहा है। प्लस जो पिछली सीट पर अगर हम देखें तो वहाँ पर भी आपको USB का एक पॉइंट दिया गया है। ओवरऑल स्पेशियस, आरामदेह, कंफर्टेबल, कुशनिंग जो है वो आपको फर्म ज़रूर लगेगी और प्रीमियम सी फील भी यहाँ पर मिल रही है। सेकेंड रो में बैठते हैं, जगह कितनी है और बाकी क्या फीचर्स वहाँ पर नज़र आ रहे हैं, विल टेक अ लुक। तो अपने हिसाब से मैंने ड्राइवर सीट एडजस्ट कर लिया है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट सेकंड रो, स्पेशियस मुझे लग रही है। नी रूम अच्छा है, फुट मूवमेंट के लिए जगह अच्छी है, थाई सपोर्ट ठीक लग रहा है, बैक एंगल, बैक सपोर्ट भी मुझे अच्छा लग रहा है, हेडरूम भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी एरिया सी फीलिंग ज़रूर है। ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सनरूफ, ओवरऑल जगह जो है सेकेंड रो वो आपको काफ़ी स्पेशियस, काफ़ी खुला खुला सा लगेगा। जो AC वेंट्स हैं वो आपको इस पिलर में, बी पिलर में आपको देखने को मिलेंगे, जो आप दोनों साइड से ठंडी हवा आप तक पहुँचाएँगे। इसके अलावा तीसरे के लिए जगह मामला थोड़ा सा टाइट है, दोनों के लिए आरामदेह, काफ़ी आरामदेह, मैं स्पेशियस जगह कहूँगा। तीसरे के लिए थोड़ा सा मामला टाइट है, बट हाँ 3 लोग भी इसमें बैठ सकते हैं। और आर्मरेस्ट, 2 कप होल्डर्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। अब क्या बचा है, अब लगेज स्पेस, लेट्स सी। और लगेज स्पेस की कहानी कैसी है। 425 लीटर्स के आसपास की जगह काफ़ी है 4 लोगों के ट्रैवल के लिए, 5 लोगों के ट्रैवल के लिए। यहाँ पर जगह जो मैं देखूँगा वो काफ़ी आपको एडिक्वेट देखने को मिलेगी। चलिए, ये सब तो काइंड ऑफ रिफ्रेश कर रहे थे आपकी मेमोरी की कैसी है हैरियर, अंदर से जगह वगैरह कैसी है, प्रैक्टिकलिटी के मामले में कैसी है, फंक्शनलिटी के मामले में कैसी है। आई नो यू आर वेटिंग फॉर माय ओपिनियन कि ये चलने में कैसी है। कंपनी जब क्लेम कर रही है कि पहले ज़्यादा रिफाइंड इसे बनाया गया है, ये रिफाइंड है कि नहीं, जो हम इस मैनुअल ट्रांसमिशन वाले वर्जन को चला के देखेंगे। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का परफॉर्मेंस कैसा है वो भी आपको बताएंगे। यानी अब बारी है इसके ड्राइव की, इन दोनों वर्जन के ड्राइव की। नाउ कम्स दैट पार्ट ऑफ द स्टोरी जहाँ पर हम बात करेंगे इसके ड्राइव की, हैरियर 2020 के ड्राइव की। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट ड्राइव, बोथ मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ऑब्वियसली बिकॉज पहली बार आया है हैरियर में, और मैनुअल इस वजह से बिकॉज कंपनी इज क्लेमिंग कि अब पहले से कहीं ज़्यादा रिफाइंड ये प्रोडक्ट स्पेशली ड्राइविंग एक्सपीरियंस के हिसाब से इसे बनाने की कंपनी ने कोशिश की है। और मैंने दोनों ही वर्जन चलाए हैं और दोनों के बारे में अब बात करते हैं। राइड परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो हैरियर डे 1 पे ही मुझे इंप्रेसिव लगी थी। तेज़ रफ्तार में जिस तरीके से, प्लांटेड तरीके से बिहेव करती है, भागती है, वहाँ पर ऑन रोड इसका परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा था। इसकी हैंडलिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। वहीं ऑफ रोड या रफ टेरेन में भी इसकी जो पकड़ थी, जिस तरीके से बैलेंस के साथ ये जाती थी, और जो बिहेवियर इसका ऑफ रोड या ऊबड़ खाबड़ रास्तों के ऊपर होता था, वो मुझे उस वक्त भी इंप्रेसिव लगा था। जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई थी वो रिफाइनमेंट की गुंजाइश, जहाँ पर बाकी सभी एस्पेक्ट में, चाहे वो लुक हो, डिज़ाइन हो, स्टाइलिंग हो, या फिर परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो इंजन की कैपेबिलिटी हो और सस्पेंशन और जो जिस तरीके की हैंडलिंग थी, वो सभी मामलों में ये काफ़ी अच्छा प्रदर्शन था। लेकिन वहाँ पर रिफाइन बहुत महसूस नहीं हो रही थी। बट नाउ दिस न्यू हैरियर, इट साउंड स्मूदर। इसके इंजन की पावर डिलीवरी आपको ज़्यादा स्मूथ लगेगी, जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा स्मूथ लगेगा। तो पहले से उस मामले में, रिफाइनमेंट के मामले में, आई एम श्योर यू विल फील दैट डिफरेंस। वहीं अगर ऑटोमेटिक की बात करें तो ये पहले ज़्यादा स्मूथ मुझे नज़र आ रहा है, और जो एक्स्ट्रा पावर इस पर 30 हॉर्स पावर के आसपास देख रहे हैं हम, उसके साथ
दिस ट्रांसमिशन इज़ जेलिंग वेल एंड इसका परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लग रहा है और जो शिफ्टिंग है वो भी मुझे काफ़ी स्मूथ लग रही है, स्पेशली सिटी जो ड्राइव मोड है उसके अंदर मैं इसे चला रहा था, वहाँ पर काफ़ी स्मूथ मुझे शिफ्टिंग इसकी महसूस हुई है। उस हिसाब से आई लाइक द परफॉर्मेंस। और यहाँ सिटी, वेट और ऑफ रोड टेरेन के लिए 3 अलग अलग ड्राइविंग मोड भी दिए हैं, बाय द वे वो मैं बताना भूल गया था। तो वहाँ ओवरऑल मुझे ऑटोमेटिक काफ़ी स्मूथ, काफ़ी मज़ेदार ड्राइविंग एक्सपीरियंस वाला वर्जन लग रहा है। आई थिंक इस सेगमेंट में लेट हो गई है टाटा मोटर्स काफ़ी इस ऑटोमेटिक वर्जन के साथ, लेकिन आई है तो देर आई है लेकिन दुरुस्त आई है। तो इसका मतलब क्या कि ये बेस्ट एसयूवी बन गई है या बिल्कुल परफेक्ट एसयूवी बन गई है, कोई गुंजाइश नहीं है इंप्रूवमेंट की? आई थिंक अभी भी गुंजाइश थोड़ी सी मुझे नज़र आ रही है। क्लच पहले से स्मूथ ज़रूर हुआ है लेकिन उसको और प्रिसाइज होने की मुझे लगता है ज़रूरत है और ज़्यादा सटीक होने की ज़रूरत है। और इसके अलावा ब्रेकिंग जो है वो थोड़ा सा और सॉलिड मुझे अगर मिलता तो और ज़्यादा इसकी ड्राइविंग जो है, जो बाकी जो डायनेमिक्स हैं, बाकी जो बिहेवियर है उसके साथ वो ज़्यादा बेहतर बैलेंस तरीके से प्रदर्शन करता। अभी भी ब्रेकिंग मुझे लग रहा है गुंजाइश थोड़ी सी और बाइट की इसमें नज़र आ रही है। Okay, so let's talk about the things which I liked in this new Harrier and things which I didn't like so much, या मुझे लग रहा है कि उसमें बेहतरी की गुंजाइश है। पहले बात करते हैं जो इम्प्रूवमेंट वाले पॉइंट्स मुझे लग रहे हैं। एक तो क्लच और ब्रेक थोड़ा सा और शार्प, थोड़ा सा और क्रिस्प होता तो मुझे लगता है कि जो ओवरऑल ड्राइविंग की फील है वो बेहतर, ज़्यादा कंट्रोल, ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी। इसके अलावा जो रियर व्यू कैमरा है उसका रेजोल्यूशन थोड़ा सा और बेहतर मुझे लगता है कि होना बनता है, बिकॉज़ इसका रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिस्प मुझे नज़र नहीं आया। अब छोटी छोटी कार्स में यू सी गुड रेजोल्यूशन HD कैमराज, वहाँ पर रेजोल्यूशन थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था। इसके अलावा इस सेगमेंट की कार्स में आई गेस हाँ ठीक है, आपने USB अब ज़्यादा एक्सेसिबल बना दिया, बट आई थिंक वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स भी अगर होते तो इट मेक्स सेंस नाउ। अब जिस तरीके के फीचर्स हम छोटी गाड़ियों में देख रहे हैं एंड या कनेक्टिविटी फीचर्स अब कुछ एक इस सेगमेंट में आई थिंक अब सभी प्रोडक्ट्स किसी न किसी लेवल ऑफ कनेक्टिविटी के साथ आ रहे हैं जो AI एनेबल्ड है। वहाँ पर आई थिंक टाटा मोटर्स शुड वर्क ऑन दैट इज वेल। थिंग्स विच आई लाइक्ड इन दिस कार, ए स्टिल लुक्स गुड, अभी भी बहुत ही खूबसूरत लगती है। आई मीन दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी लुक के हिसाब से दिस इज़ गुड। दूसरी चीज़ इसकी रिफाइनमेंट लगी, चाहे वो मैनुअल हो या ऑटोमेटिक, दोनों ही वर्जन में मुझे रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छी लगी। तीसरा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, मुझे उसका परफॉर्मेंस अच्छा लगा। और चौथा आई नो आप वही कहेंगे सनरूफ, तो मैं भी वही कहता हूँ सनरूफ, हाँ साइज़ बड़ा है एंड दैट इज़ समथिंग व्हिच आई रियली लाइक्ड। तो आखिर में वही सवाल कि बिंदु कहाँ विश्राम कर दिया? तो बिंदु विश्राम कर रही है इस नई हैरियर के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और एक बड़े सनरूफ के ऊपर, बिकॉज दिस इज सेगमेंट जहां पर हैरियर अभी तक मौजूद नहीं थी और अब इस नए ऑप्शन के साथ पहले से बेहतर पैकेज जरूर नजर आ रही है टाटा हैरियर।